नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोज पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा बेटा। आज फिर आपका स्वागत है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे कि मैं बात करें तो DMER, HSSC, साथ के साथ ESIC, DSSB, नॉरसेट और कोई भी CHO का एग्जाम, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला है। डेली आप लोगों को एक क्लास देखने को मिलेगी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही ऑनलाइन का मौका मिलेगा, आप लोगों के और लिए बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के क्वेश्चन सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाउ डू यू नो डेट इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इज फंक्शनिंग। आप कैसे पता लगा सकते हो, कैसे जान सकते हो कि इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब फंक्शनिंग कर रही है। ऑप्शन 1 है कंटिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील डोटल। ऑप्शन 2 है कंटिन्यूस बबलिंग फ्रॉम सक्शन ट्यूब। ऑप्शन 3 ऑस्कल्सेशन ऑफ वाटर कॉलम इन ड्रेनेज बोतल। और ऑप्शन 4 है नो बबलिंग इन ड्रेनेज वाटर। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब होती क्या है। देखिएगा बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब है, इसी को अपन बोल सकते हैं चेस्ट ड्रेनेज, और इसी को बोल सकते हैं बेटा, अगर मैं बात करूँ चलो, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोल सकते हैं सर? वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, ये हेल्प करता है एस्केप करने में एयर और फ्लूइड को फ्रॉम द प्लूरल स्पेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। जब अपन सांस को बाहर छोड़ते हैं उस टाइम पर ये बाहर निकालने की क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। और ये करता है टू प्रिवेंट रिवर्स फ्लो ऑफ फ्लूइड और एयर इनटू द प्लूरल स्पेस ड्यूरिंग टाइम इंस्पायरेशन। जब सांस को अपन अंदर की तरफ लेते हैं उस टाइम पर ये दोबारा से अंदर जाने से रोकता है प्लूरल स्पेस के अंदर। कौन सा सिस्टम? इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम, या बेटा मैं वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, या कोस्टल ड्रेनेज। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ चलो चेस्ट ड्रेनेज। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ चलो बेटा, सबसे पहले हमेशा संपूर्ण याद रखिएगा इसके पर्पज क्या होते हैं। पर्पज होते हैं रीएस्टेब्लिश ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन को दोबारा से स्टार्ट करना। रिमूव द फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस से रिमूव निकालना किसको बेटा? अपने फ्लूइड को। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूँ, थर्ड वन इसका मेन फंक्शन क्या होता है सर? थर्ड वन इसका फंक्शन होता है मेंटेन या रीएस्टेब्लिश नेगेटिव प्रेशर इनटू द लंग्स। लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन रखने का भी कार्य करता है। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं, चलो बेटा आर्टिकल्स कौन कौन से लेते हैं हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले सर 2% जाइलोकेन जेली चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ग्लव्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए बेटा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं चलो बेटा, कैथेटर चाहिए। और कैथेटर का साइज अगर मैं बात करूं चलो सर, क्या होना चाहिए? अडल्ट के अंदर बेटा 20 to 40 फ्रेंच होना चाहिए, चाइल्ड के अंदर 6 to 26 फ्रेंच होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं चलो बेटा, इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? अगर मैं बात करूं चलो बेटा, जैसे कि 3 बोतलें होनी चाहिए। और 3 बोतल कौन कौन सी? एक तो बेटा ड्रेन बोतल, एक बेटा सक्शन बोतल, और एक बेटा वाटर सील बोतल। अगर आप लोगों से सीक्वेंस पूछ लिया, सीक्वेंस के अंदर क्या करना है, तो सीक्वेंस के अंदर आंसर दे के आना बेटा। अगर मैं बात करके चलूँ सर क्या आंसर देना है, तो देसी वाला साले के नाम से अपन याद रख सकते हैं। किस नाम से बेटा? देसी वाला साला। देसी वाले साले से ड्रेन बोतल सबसे पहले आएगी, फिर आएगी वाटर सील बोतल, और थर्ड वन आएगी बेटा सक्शन बोतल। नेक्स्ट वन, हमेशा जो ड्रेनेज बोतल उसको चेस्ट के लेवल से नीचे रखना चाहिए। कैथेटर ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। कैथेटर बड़ा होगा तो लूप्स हो जाएंगे, छोटा होगा तो डिसलॉज हो सकता है, अपनी साइड से हट सकता है। नेक्स्ट वन अगर हमेशा याद रखिएगा बेटा, 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को क्या निकालना है सर, अगर आप लोगों को बेटा फ्लूइड को रिमूव करना है तो 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस से बाहर निकालना है। अगर मैं बात करूँ चलो बेटा, अगर एयर को रिमूव करना तो 2nd और 3rd इंटरकोस्टल स्पेस से बाहर निकालना है। नेक्स्ट वन हमेशा याद रखिएगा, अपन ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मल फाइंडिंग। अगर बेटा फ्लैक्चुएट हो रहा है, फ्लैक्चुएट ऑफ फ्लूइड इनटू द ड्रेन बोतल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन के टाइम, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम आपको उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है ड्रेनेज बोतल के अंदर, तो नॉर्मल फाइंडिंग है। नेक्स्ट वन बेटा, अगर इंटरमीडिएट बबलिंग प्रेजेंट और वाटर सील बोतल के अंदर, तो नॉर्मल फाइंडिंग है। अपने को केवल और केवल डॉक्यूमेंट फाइंड क्या करनी है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख देना है। किसी भी प्रकार के डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन बेटा, अगर बबलिंग प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस, कैसी बेटा? कॉन्टिन्यूस बबलिंग प्रेजेंट और वाटर सील बोतल के अंदर, तो क्या है, एबनॉर्मल फाइंडिंग है। इन्फॉर्म करना डॉक्टर साहब को, बोलना कि क्या हो गया, एयर जो वाटर सिस्टम है इसके अंदर लीकेज आ गई है। थर्ड वन, कभी भी बेटा क्लैंप नहीं करना चाहिए। जो ट्यूब है, ट्यूब को कभी भी क्लैंप नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर क्लैंप करेंगे तो क्या हो सकता है, निमोथोरेक्स होने के चांसेस होंगे। सर निमोथोरेक्स भी कौन सा? टेंशन निमोथोरेक्स, क्योंकि बेटा ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा और उसके कारण क्या हो सकता है, टेंशन निमोथोरेक्स हो सकता है। थर्ड वन, केवल और केवल 2 कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर अपने को क्लेम करना चाहिए। जैसे कि जब भी पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हो बेटा। सेकंड में जब भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसर्शन एंड रिमूव आउट, जब भी ट्यूब को डाल रहे हो या बाहर निकाल रहे हो उस टाइम पे कर सकते हैं। अगर बेटा रैपिड बबलिंग प्रेजेंट है,
कौन सी बोतल के अंदर, वाटर सेक्शन बोतल के अंदर, तो हमें समझ लेना है कि इंसिजन साइट से लीकेज प्रेजेंट है, ये भी इन्फॉर्म करना डॉक्टर साहब को। अगर एक नर्स है, नर्स क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए प्रोसीजर के दौरान क्या इंस्ट्रक्शन देगी, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले बोलेगी उसको लाइट कफ एंड डीप ब्रीथ। इससे क्या होगा बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, फ्लूइड एक्सपेल आउट होगा। अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है सर, अपने को क्या करना है, केवल और केवल सक्शनिंग करते रहना है, कंटिन्यूस सक्शनिंग करते रहना है। अगर सक्शन बोतल, लास्ट वन अपनी कौन सी बेटा, सक्शन बोतल के अंदर कंटिन्यूस क्या है, बबलिंग प्रेजेंट है, नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर एक नर्स है ऑब्जर्व कर रही है कि क्या है, इंटरमीडिएट जो बबलिंग प्रेजेंट थी वाटर सेल बोतल के अंदर, वो क्या हो गई है, रुक गई है, स्टॉप हो गई, तो नर्स को समझ जाना है क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, और ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उसको मिल्किंग करना है ट्यूब को। नेक्स्ट वन, अगर एक्सीडेंटली कोई ट्यूब है बेटा, वो क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। डिस्कनेक्ट हो जाती है तो हमेशा याद रखिएगा उसको क्या करना है, डीप करना है एनएस की बोतल में, और वो भी कैसी, स्टीराइल के अंदर। अगर बेटा कोई ट्यूब है एक्सीडेंटली क्या हो जाती है, डिसलॉज्ड हो जाती है, तो अपने को क्या करना है, जो साइट है इंसिजन साइट, उसको कवर कर देना मॉइस्ट गोज पीस से, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर साहब को, दोबारा से उसको रीइंसर्ट करने में डॉक्टर साहब हेल्प करेगा। स्टॉप कब करना है, टर्मिनेट कब करना है, जब बेटा अपने को सबसे पहले तो एसेस करना ब्रीथिंग पैटर्न, जब नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होगा तो अपन स्टॉप कर देंगे। सेकंड वन, अगर आउटपुट कितना आ रहा है, 75 या 100 ml से कम आ रहा है, तो अपने को स्टॉप कर देना है। तो पूरा का पूरा टॉपिक जाना। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्मल फंक्शन कर रही है, तो इसके लिए बेटा मैंने बोला हमेशा याद रखिएगा, कंटिन्यूस बबलिंग है तो एबनॉर्मल है, और कंटिन्यूस बबलिंग सक्शन ट्यूब के अंदर बेटा, सक्शन बोतल के अंदर होनी चाहिए, ना कि ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूँ ऑस्कल्टेशन, क्या हो रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है फ्लूइड किसके अंदर, ड्रेनेज बोतल के अंदर, तो ये अपना क्या रहेगा, नॉर्मल फाइंडिंग रहेगा। क्या रहेगा बेटा, नॉर्मल फाइंडिंग। अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुख करते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूस बबलिंग इन वाटर सेल चेस्ट ड्रेनेज इज कंसिडर। जो वाटर सेल ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर क्या हो रही है बेटा, कंटिन्यूस बबलिंग प्रेजेंट है, तो क्या है, हुई नॉर्मल फाइंडिंग है। सर्जिकल एम्फाइसीमा हो गया है, चेस्ट ड्रेनेज आउट, या एयर लीकेज इन सिस्टम। अभी बताया अगर कंटिन्यूस बबलिंग प्रेजेंट है तो क्या हो गई है, एयर लीकेज से, किसके अंदर है, सिस्टम के अंदर। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना, फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट वन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन इज ब्रोकन और इंटरप्टेड, द नर्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टू। अगर बेटा कोई चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है और लाइन है ब्रोकन हो गई है या इंटरप्टेड हो गई है, तो नर्स का पहला एक्शन क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करना रहेगा, नोटिफाई द फिजिशियन रहेगा, चेक द पेशेंट वाइटल्स रहेगा, या क्लैंप द ट्यूब इमीडिएटली। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा, देखना बेटा बुक्स के अंदर इसका आंसर दिया गया है क्लैंप द ट्यूब इमीडिएटली, लेकिन अपने को क्लैंप नहीं करना सर। अभी बताया बेटा क्लैंप करेंगे तो क्या हो सकता है सर, निमोथोरैक्स हो सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है लंग्स के अंदर, उसके कारण टेंशन निमोथोरैक्स हो सकता है। तो अपने को केवल एक ही काम करना है, अपने को क्या करना है, नोटिफाई द फिजिशियन। डॉक्टर साहब को करना, डॉक्टर साहब भी बता के चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट वन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, What does it mean when there is excessive bubbling in water seal chamber? अगर बेटा मैं बात करके चलूँ वाटर सेल चैम्बर के अंदर ज़्यादा मात्रा में रैपिड बोल सकते हैं, एक्सेसिव क्या है, बबलिंग प्रेजेंट है, तो किसको इंडिकेट करेगी, द क्लाइंट हैज निमोथोरैक्स, क्लाइंट को निमोथोरैक्स हो गया क्या, द सिस्टम इज फंक्शनल नॉर्मल, सिस्टम फंक्शन नॉर्मल कर रहा है, दिस कैन इंडिकेट ए लीक इन द सिस्टम, यह इंडिकेट करेगा कि सिस्टम के अंदर लीकेज आ गई है, या द चेस्ट ट्यूब इज ऑब्स्ट्रक्टेड, जो चेस्ट ट्यूब वो क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई है, उसके अंदर रुकावट आ गई है। तो राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, अपन ने पूरा जाना है वाटर सील जो चैम्बर है उसके अंदर केवल और केवल इंटरमीडिएट बबलिंग होगी तो नॉर्मल फाइंडिंग होगी। अगर बेटा किसी भी प्रकार से कंटिन्यूस है या रैपिड है या एक्सेसिव बबलिंग है तो इंडिकेट करेगी लीकेज को, किसको इंडिकेट करेगी, लीकेज को। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर, अपना राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 3। कौन सा जाएगा बेटा, ऑप्शन 3 अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे रुक करते हैं। इम्यूनाइजेशन इज, देखना कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इम्यूनाइजेशन क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, टर्सरी प्रिवेंशन है, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन है। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इम्यूनाइजेशन क्या है बेटा, देखिएगा 4 टाइप का प्रिवेंशन होता है, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और आजकल बेटा 2017 के बाद एक को ऐड कर दिया गया क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सबसे पहले प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है सर, देखिएगा प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर बेटा क्या होगा, किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, क्या है, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर होने के चांसेस रहेंगे, रिस्क फैक्टर होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर मैं बात करके चलूँ, जैसे कि अगर मैं बात करके चलूँ, कोई भी बच्चा है उसको क्या करना है बेटा, एजुकेट करना है। और एजुकेट करना क्या बताना है, जैसे कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग से क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में अगर स्मोकिंग
स्मोकिंग करोगे तो क्या हो सकता है, लंग्स कैंसर या ओरल कैंसर हो सकते हैं। अपन बोल सकते हैं बेस्ट एग्जांपल प्रीमोडियल के अंदर रहता है हेल्थ एजुकेशन। क्या रहता है, हेल्थ एजुकेशन रहता है। जैसे कि कोई मोटापे वाला व्यक्ति है, ओबेसिटी हो गई, उसको समझाना है कि कम से कम फैट का यूज की, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर, नहीं तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, सीवी हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वगैरह हो सकती हैं। नेक्स्ट वन प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या था बेटा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर हमेशा याद रखिएगा हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं और साथ के साथ अपन क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी जो मेजर वगैरह है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, चलो बेटा कोई बंदा है वो क्या कर रहा है, बाइक वगैरह को राइड कर रहा है, सभी को पता है बेटा बाइक चलाएंगे तो बाइक गिर जाएगी तो क्या हो सकता है, चोट लग सकती है। इसके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन डिजीज कंडीशन के अंदर कन्वर्ट होने से रोकना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, चलो बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करते हैं। जैसे कि अब इंटरकोर्स परफॉर्म करेंगे तो इंटरकोर्स से चांसेस है कि क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहेंगे, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रहेंगे। इसी वजह से अपन क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी हमेशा याद रखिएगा किसके अंदर आते हैं सर, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। ऐसे ही बेटा इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन भी हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन हमेशा किसका एग्जाम्पल रहेगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। नेक्स्ट वन सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल के अंदर बेटा एज सुन एज पॉसिबल डायग्नोस करना और डायग्नोसिस के बाद एज सुन एज पॉसिबल अपने को क्या करना है, ट्रीटमेंट दे देना है। जैसे कि अपने पास कोई क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि मेरे को पिछले 2 सप्ताह से क्या हो रही है, कफ हो रही है, खांसी हो रही है, काफी ज्यादा हो रही है। पहले जब अर्ली था, इनिशियल स्टेज थी, तब खांसी क्या थी, कम थी, अब ज्यादा होने लगी, दिन प्रतिदिन ज्यादा होने लगी। पहले ड्राई थी, अब प्रोडक्टिव हो गई। तो आपको समझ जाना कि इसको टीबी वाले सिम्टम है, तो आपको मोन्टोक्स करवाना। मोन्टोक्स करवाने के बाद जैसे मोन्टोक्स पॉजिटिव आता है, एज सुन एज पॉसिबल आपको डोज स्टार्ट कर देने हैं। टर्सरी लेवल के अंदर क्या होगा बेटा, जिस कंडीशन के अंदर पहले था क्लाइंट, उसी कंडीशन के दोबारा से लेके आना। जैसे कि रिहेबिलिटेशन, क्या बेटा, रिहेबिलिटेशन। जैसे कि मैं बात करूं, चलो बेटा कोई क्लाइंट है, उसको क्या हो गया बेटा, एम्पुटेशन के, एम्पुटेशन क्या था, उसका प्रोस्थेसिस लेग वगैरह का, हैंड वगैरह का यूज कर सकते हैं, डुप्लीकेट हैंड या लेग लगा सकते हैं। उसकी नॉर्मल लाइफ है वो उसकी पहले जैसी करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बेटा जो क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, इसके अंदर हमेशा याद रखिएगा जितनी भी अननेसेसरी ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, उनको क्या करना था, रोकना था। उनको क्या करना था, रोकना ही क्या था, इसका मेन पर्पस था क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। तो हमेशा याद रखिएगा इम्यूनाइजेशन किसका एग्जाम्पल रहेगा, इम्यूनाइजेशन रहेगा प्राइमरी प्रिवेंशन। किसका रहेगा बेटा, प्राइमरी प्रिवेंशन। जितने भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन, जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट सभी के सभी बेटा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। तो अपना इम्यूनाइजेशन किसके अंदर आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट वन बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आज की क्लास का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपीवीजे। ओपीवी क्या है, लाइव वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है या टक्सर्ड वैक्सीन है। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा। ओपीवी क्या है, ओपीवी क्या है, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ओपीवी क्या है, देखिएगा मैं फटाफट बता देता हूं बेटा। लाइव वैक्सीन कौन कौन सी है सर, लाइव है बेटा। अगर मैं बात करके चलूं लाइव के अंदर, तो लाइव के अंदर हमेशा याद रखिएगा बोलटेली MMR, बोलटेली MMR2। देखिएगा BCG, ओपीवी, लाइव इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड, इकोलाई, लाइव प्लेग, येलो फीवर, मम्प्स, मीजल्स, रूबेला और बेटा अपना रोटा वायरस। कौन सा वायरस, रोटा वायरस। सर ये सारी की सारी क्या है, लाइव वैक्सीन है। इसके अंदर बेटा चिकन पॉक्स भी बोल सकते हैं। कौन सा बेटा, चिकन पॉक्स भी अपना कैसी है, लाइव वैक्सीन है। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करें चलो सर, नेक्स्ट वन अगर बात करें चलो बेटा किल्ड कौन सी है, किल्ड के अंदर हमेशा याद रखिएगा बेटा। अगर मैं बात करके चलूं हरियाणा CM हैज डाइड, हरियाणा के CM उनके क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। जैसे कि H से बेटा अपन मैं बात हेपेटाइटिस B, R से बेटा मैं बात करके चलूं हमेशा याद रखिएगा रेबीज, साइटोमेगालो वायरस और या अपन बोल सकते हैं कोलेरा। M से बेटा मेनिंजाइटिस, हिब, DPT, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन हमेशा याद रखिएगा बेटा टॉक्सोइड कौन सी होती है, टॉक्सोइड कौन कौन सी होती है। टॉक्सोइड के अंदर अगर मैं बात करें चलो बेटा 2 प्रकार की, एक तो मैं बात करके चलूँ DT, डिप्थीरिया टेटनस और टेटनस टॉक्सोइड, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, टॉक्सोइड वैक्सीन है। तो मैंने पूरा का पूरा आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, एक व्यू बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया आपके दिमाग के अंदर कौन कौन सी होती हैं। ओपीवी हमेशा याद रखिएगा कैसी होती है, लाइव होती है। कैसी होती है बेटा, लाइव होती है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन होगी जिसको अपन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं, रुबेला है, मीजल्स है, वेरिसेला है या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, कौन सी वैक्सीन है बेटा जिसको अपन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। राइट आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा बेटा सारी की सारी जितनी भी लाइव वैक्सीन है उन सभी को अपन क्या करके चलते हैं, अवॉइड करके चलते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। किसके अंदर बेटा, प्रेगनेंसी के अंदर अपन सारी की सारी मेडिसिन को क्या रख सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं
लाइव वाली को केवल और केवल येलो फीवर दे सकते हैं। और नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ चलो बेटा क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या हो सकते हैं कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी क्रिएट कर सकती हैं। तो हमेशा अपना राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, रूबेला को भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रूबेला भी कैसी अभी अभी पढ़ा अपन ने, लाइव है सर। मीजल्स भी कैसी है बेटा, लाइव है। नेक्स्ट वन मैंने बोला वेरिसेला, वेरिसेला किसका होता है बेटा, चिकन पॉक्स, ये भी क्या अपनी लाइव है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या रहेंगे अपने राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड इम्यूनिटी इज नॉट यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ। देखिएगा बेटा अपन हमने पढ़ा था पिछली क्लासेज के अंदर, इम्यूनिटी को पूरा पढ़ लिया था। अगर मैं बात है हार्ड इम्यूनिटी किसके खिलाफ नहीं, हार्ड इम्यूनिटी बेटा जरूरी होती है किसके खिलाफ, अगर कोई डिजीज कंडीशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है तो उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं पूरे के पूरे एरिया के अंदर उसको रोकथाम के लिए। अगर मैं बात करूं बेटा टेटनस, टेटनस को रोकने के लिए हार्ड इम्यूनिटी अपनी यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा, क्योंकि टेटनस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। तो हमेशा याद रखिएगा, पोलियो के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, रूबेला के लिए कर सकते हैं, टेटनस के लिए नहीं करेंगे। अपना राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, टेटनस के लिए किसी भी प्रकार से अपन क्या नहीं यूज कर सकते, यूजफुल नहीं होगी हार्ड इम्यूनिटी, क्योंकि टेटनस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। नेक्स्ट वन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द वैक्सीन आर इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक्सेप्ट, सारी की सारी वैक्सीन से जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आती हैं। ऑप्शन 1 है बीसीजी, ऑप्शन सेकंड है पेंटावलेट, ऑप्शन 3 है निमोकोकल, ऑप्शन 4 है ओपीवी। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए बेटा। सारी की सारी वैक्सीन आती हैं किसके अंदर, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर, केवल एक को छोड़कर। किसको छोड़ेंगे बेटा, किसको छोड़ेंगे, देखिएगा मैं फटाफट अगर रिवाइज करने की कोशिश करूं बेटा क्या होता है। सबसे पहले जीरो पर, अगर जीरो की मैं बात करूं चलो बेटा एट बर्थ पर, कब सर, एट बर्थ के ऊपर क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा एट बर्थ के ऊपर क्या देते हैं बेटा, अपन बीसीजी दे के चलते हैं, हेपेटाइटिस बी देते हैं, ओपीवी देते हैं। नेक्स्ट बेटा 6 वीक्स के ऊपर क्या देते हैं, 6 वीक्स के ऊपर ओपीवी भी देते हैं, अपन क्या देते हैं, रोटा वायरस देते हैं, और क्या देते हैं बेटा, पेंटावेलेंट देते हैं। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो और क्या दे सकते हैं, पीसीवी निमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन देते हैं, और अपन क्या दे सकते हैं बेटा, आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है बेटा 10 वीक्स, 10 वीक्स के ऊपर क्या देंगे बेटा, ओपीवी दे के चलेंगे। नेक्स्ट वन अगर मैं बात रोटा वायरस देंगे और पेंटावेलेंट देंगे। 14 के ऊपर फिर बेटा 5 की 5 आएंगी। 9 मंथ पर क्या आएंगे, मीजल्स आ जाएगा, विटामिन ए आ जाएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो बेटा 5 साल के बाद अगर मैं 16 से 24 की बात करूं, मीजल्स की सेकंड आ जाएगी और विटामिन ए आ जाएगा। ओपीवी की बूस्टर बोल सकते हैं, आ सकती है। डीपीटी की फर्स्ट बूस्टर आ सकती है। 5 साल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बेटा डीपीटी की सेकंड आ जाएगी, सॉरी बेटा डीपीटी की सेकंड आ जाएगी। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं चलो बेटा 10 से 16 साल के ऊपर टीटी की आ जाएगी। ये पूरा का पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मैंने आपके सामने बताने की कोशिश की है। अगर मैं बात करूं चलो बेटा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर हमेशा याद रखिएगा निमोकोकल को ऐड नहीं किया गया है। ऑप्शन 3 अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीजल्स वैक्सीन आर स्टोर्ड इन पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। जो मीजल्स की वैक्सीन है कौन से पार्ट के अंदर स्टोर होती है, रेफ्रिजरेटर के अंदर, चिल्ड ट्रे के अंदर, डीप फ्रीजर के अंदर, ट्रे बिलो द फ्रीजर या सेल्फ इन द डोर। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर देने की कोशिश हमेशा याद रखिएगा ओपीवी और मीजल्स, ओपीवी और मीजल्स दोनों को हमेशा याद रखिए बेटा डीप फ्रीजर के अंदर उन्हें स्टोर करके रखते हैं। कौन से फ्रीजर के अंदर सर, डीप फ्रीजर के अंदर स्टोर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रूप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी शुड बी स्टोर्ड एट। जो इनएक्टिवेटेड आईपीवी है उसको स्टोर करते हैं 2 to 8 सेल्सियस पर, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, -2 to 8 डिग्री सेल्सियस या 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ओपीवी नहीं बोला बेटा, यहाँ पर आईपीवी बोला है। क्या बोला है, आईपीवी। हमेशा याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक तो आईपीवी कब आई, 1954 में आई, किसके द्वारा आई, साल के द्वारा आई। नेक्स्ट वन 1957 में कौन सी आई बेटा, ओरल पोलियो वैक्सीन आई, किसके द्वारा आई, सेबिन के द्वारा। तो जल्दी से जल्दी अगर ओपीवी पूछ लिया जाता तो बेटा माइनस के अंदर रखते हैं, डीप फ्रीजर के अंदर रखते हैं, लेकिन अगर आईपीवी पूछ लिया जाए तो राइट आंसर देके आना 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। कितना बेटा, 2 to 8 डिग्री। ऑप्शन ए अपना क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, जो सबसे पहली वैक्सीन थी वो कब डेवलप हुई, सबसे पहली वैक्सीन कौन सी थी बेटा और कब डेवलप हुई, किसने डेवलप की, एडवर्ड जेनर ने की, लुइस पास्चर ने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की या जोसेफ लिस्टर ने की। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अपना राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, राइट आंसर सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लुइस पास्चर कौन है बेटा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कार्ल लैंडस्टीनर कौन है, ब्लड की क्या कहती है, डिस्कवरी की थी। जोसेफ लिस्टर कौन है, एंटीसेप्टिक के फादर हैं। और एडवर्ड जेनर कौन है, जिसने पहली वैक्सीन दी थी। और कौन सी दी थी बेटा, स्मॉल पॉक्स। कौन सी दी थी बेटा, स्मॉल पॉक्स। कई बुक्स के अंदर 1798 है, कई के अंदर 1796 है। तो अपन बोल सकते हैं 1796 to 1798 में पहली वैक्सीन आई थी। कौन सी आई थी बेटा, स्मॉल पॉक्स आई थी।
और किसके द्वारा दी गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज गिवन सून आफ्टर बर्थ? कौन सी वैक्सीन होगी जो कि जन्म के बाद ही देते हैं? मीजल्स देते हैं, मम्स देते हैं या रूबेला? पोलियो देते हैं, हेपेटाइटिस बी देते हैं या डीपीटी? मैंने बताया बेटा एट बर्थ के ऊपर 3 देके चलते हैं। सर कौन कौन सी देते हैं एट बर्थ के ऊपर? ओपीवी देते हैं। क्या देते हैं बेटा? ओपीवी। सेकंड मैंने बोला बीसीजी देते हैं, और थर्ड वन मैंने बोला था हेपेटाइटिस देते हैं। कौन सी देते हैं बेटा? हेपेटाइटिस देके चलते हैं। तो ऑप्शन के अंदर क्या क्या बोला गया है? मीजल्स, मम्स या रूबेला? बिल्कुल नहीं देंगे 9 मंथ के ऊपर। पोलियो दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं पोलियो। ऑप्शन 3 बेटा हेपेटाइटिस बी देंगे क्या? सून आफ्टर बर्थ दे सकते। और डीपीटी भी नहीं देंगे, लेकिन इसने पूछ लिया बेटा सून आफ्टर, बिल्कुल आफ्टर, सून आफ्टर। सीगरी कौन सी देनी है? तो राइट आंसर अपना जाएगा हेपेटाइटिस बी जाएगा। कौन सा जाएगा बेटा? हेपेटाइटिस बी। अपन पोलियो के अंदर वेट कर सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस को तो एज सून एज पॉसिबल अपने को देके चलना है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इन द कंबाइंड डीटीपी वैक्सीन यूज्ड इन द पास्ट विच ऑफ द 3 वैक्सीन कंपोनेंट्स रिपोर्टेडली कॉज सीवियर रिएक्शन? 3 वैक्सीन है, डीपीटी या डीटीपी लिया, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस है। तो बेटा अगर मैं बात करूं तीनों वैक्सीन दिए, और तीनों में से कौन सी वैक्सीन जो कि सीवियर रिएक्शन कॉज करती है? डिप्थीरिया करती है, पर्ट्यूसिस करती है, टेटनस या ऑल ऑफ द? तीनों करती हैं। तीनों में से एक का बताना या तीनों करती है बेटा? सीवियर रिएक्शन कौन सी कॉज करती है? हमेशा याद रखिएगा पर्ट्यूसिस। और पर्ट्यूसिस क्या करती है? न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस करने का कार्य करती है। सीजर्स वगैरह इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो सीवियर रिएक्शन कौन सी जाएगी बेटा? अपना पर्ट्यूसिस। राइट आंसर क्या जाएगा सर? पर्ट्यूसिस जाएगा। नेक्स्ट बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच टाइप ऑफ रिएक्शन कॉमनली ऑकर्स आफ्टर द डिप्थीरिया, टेटनस एंड एसिलुलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन? डीपीटी देने से, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस देने से कौन से प्रकार की कॉमन रिएक्शन देखने को मिल सकती है? स्वेलिंग एंड टेंडरनेस एट द इंजेक्शन साइट, फीवर अप टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, कॉन्टिक्यूल क्राइनिक, ज्यादा टाइम तक रोता रहेगा, लिम्प लिस्टर बिहेवियर? राइट आंसर देने की कोशिश की। राइट आंसर क्या रहेगा बेटा? हमेशा याद रखिएगा डीपीटी देने के बाद जहां पर इंजेक्शन साइट है वहां पर क्या जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी और टेंडरनेस। फीवर भी देखने को मिलेगा, लेकिन फीवर को इतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे। मेन प्रायोरिटी अपन देके चलेंगे बेटा स्वेलिंग एंड टेंडरनेस को। किसको देंगे बेटा? स्वेलिंग एंड टेंडरनेस को। अपना ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबाइंड वैक्सीन? कौन सी वैक्सीन है जो कि कंबाइंड है? डीपीटी है, हेपेटाइटिस है, डीसीजी है या टीटी है? राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डीपीटी सर कौन सी बेटा? डीपीटी। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस क्या है? कंबाइंड वैक्सीन है। 3 वैक्सीन इकट्ठी है डीपीटी के अंदर। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर खत्म करते हैं। अगर क्लास वीडियो पसंद आए तो बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।